पूरा मिडिल ईस्ट आज खौफ के साए में जी रहा है क्योंकि इजराइल और ईरान की लड़ाई बहुत भयानक रूप ले चुकी है। इस लड़ाई के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो ईरान पर जो इजराइल ने पहला हमला किया था अभी हाल ही में, उसमें इजराइल के टारगेट पर ईरान की ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स थी। यही नहीं, इन हमलों में इजराइल ने तेहरान में मौजूद आर्मी के कमांडर्स के साथ साथ कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी हत्या कर दी। न्यूज में अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं ईरान को कि वो इसे एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इसी जद्दोजहद में इजराइल और ईरान की जंग लगातार टेंस होती जा रही है। ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें, देश छोड़ने के लिए किए जाने वाले ऐलान, ये सब बताता है कि अभी ईरान और इजराइल के बीच काफी ज्यादा टेंशन है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान जिस परमाणु कार्यक्रम के लिए अमेरिका और इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है, उस प्रोग्राम का सपना अमेरिका ने ही ईरान को कभी दिखाया था। जी हां, आज जो अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा है, कभी उसने ही ईरान में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू करने की पहल की थी। यही नहीं, भारत और ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग साथ में ही शुरू हुआ था। लेकिन सिर्फ एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से ईरान आज तक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया है। तो सवाल आता है कि आखिर आज अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं होने देना चाहते? ऐसा क्या हुआ पिछले सालों में कि भारत ने तो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ईरान आज भी न्यूक्लियर पावर बनने में कोसों दूर है? और ये कौन सी ग्लोबल दादागिरी है जिसमें कुछ देश तय करते हैं कि कौन एटॉमिक बम बनाएगा और कौन नहीं? ये दादागिरी कहां तक सही है और कैसे इस सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, आज सब जानेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ईरान और इजराइल की लड़ाई का सबसे बड़ा रीजन आज बना हुआ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। कई लोगों को लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल पहले ही शुरू हुआ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आज से करीब 65-70 साल पहले ही अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद करने वाला था। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1957 से। यह दौर था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने अपने खेमे में दुनिया भर के देशों को शामिल करना चाहते थे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने सोवियत की ताकत को बैलेंस करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का नाम था एटम्स फॉर पीस। इस प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने 8 दिसंबर 1953 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण के दौरान किया था। इसका मकसद था कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हथियारों के लिए, यानी एटॉमिक बम बनाने की बजाय शांति और डेवलपमेंट के लिए किया जाए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में न्यूक्लियर बॉम्ब का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका चाहता था कि जो न्यूक्लियर पावर है, इसका यूज बिजली और मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक रिसर्चेस में किया जाए, ना कि तबाही फैलाने के लिए किया जाए। यही वजह है कि आइजनहावर ने प्रपोजल दिया कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को उन देशों के साथ बांटेगा जो इसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेगा। इस प्रोग्राम में अमेरिका ने कई देशों को न्यूक्लियर रिएक्टर दिए, टेक्नोलॉजी दी और यूरेनियम फ्यूल दिया। ईरान भी इस प्रोग्राम के उन पहले देशों में से एक था जिसे न्यूक्लियर मामले में हेल्प मिली थी। लेकिन दोस्तों, ईरान की मदद भला अमेरिका कर क्यों रहा था? असल में उस समय का जो दौर था, उसमें ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। रजा शाह ईरान को इस्लामिक देश की बजाय वेस्ट की तरह एक मॉडर्न और सेकुलर देश की तरह देखते थे। यही वजह है कि अमेरिका और यहाँ तक कि इजराइल और ईरान भी अच्छे संबंध रखते थे। और इसी वजह से 1957 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर सहयोग समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर मदद की। 1960 का डेकेड खत्म होते होते अमेरिका ने ईरान के लिए तेहरान में एक रिसर्च रिएक्टर तक डेवलप किया। इसका पर्पस था रिसर्च करना। अब यह रिएक्टर जो था वो लो एनरिच्ड यूरेनियम पर चलता था, यानी कि इससे हथियार नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन ईरान के साइंटिस्ट को इस रिएक्टर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझने में काफ़ी हेल्प मिल रही थी। अब दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और ईरान अच्छे दोस्त थे और रजा शाह पहलवी ईरान को ले जा रहे थे वेस्टर्नाइजेशन की ओर, इसी वजह से 1968 में ईरान ने एनपीटी पर भी साइन कर दिए। अब देखिए, एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफिकेशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो परमाणु हथियारों के एक्सपेंशन को रोकने
और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। एनपीटी पर साइन करके ईरान ने दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि फ्यूचर में वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके द्वारा सर्विलांस किया जाएगा। अब दोस्तों, शाह का विजन काफी बड़ा था। उनका मकसद था ईरान को मॉडर्न बनाना। उनका प्लान था कि 1975 तक ईरान 23,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस करेगा। इस काम के लिए 20 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने थे और इस काम में ईरान की मदद अमेरिका के साथ साथ जर्मनी की एक कंपनी क्राफ्टवर्क ने भी की। इन्होंने पर्शियन गल्फ के पास बुशहर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाना शुरू किया। इसके अलावा फ्रांस ने यूरेनियम एनरिचमेंट में भी काफ़ी हेल्प करनी शुरू की। अब दोस्तों, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात यह भी है कि इस टाइम तक ईरान पर अमेरिका को भी पूरी तरह से भरोसा नहीं था। फिर भी रजा शाह पहलवी के चलते ईरान न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने वाले देशों के बीच में काफ़ी अहमियत रखता था और वेस्टर्न देशों के सहारे ये प्रोग्राम आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसने इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए, ईरान के शाह भले ही ईरान को यूरोप की तरह बनाना चाहते थे, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लोगों के बीच में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी फैली हुई थी। इस बीच शाह के अमीरी और अय्याशी के किस्से भी दुनिया भर में मशहूर थे। अगर आपको समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने दुनिया की सबसे महंगी पार्टी जो ईरान में हुई थी उसके बारे में बताया है। अब दोस्तों, इस तरह की चीज़ों के चलते लोगों के बीच शाह को लेकर एक गुस्सा बढ़ गया था। इस बात का फायदा उठाया अयातुल्ला खोमैनी ने। उन्होंने रजा शाह पहलवी को बताया कि वो अमेरिका और वेस्टर्न देशों के हाथों की कठपुतली हैं। उनकी नीतियों से इस्लाम खतरे में पड़ रहा है और बाकी बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा तो था ही। तो इन सभी विरोधी बातों से ईरान में हुआ ये कि 1979 में तख्ता पलट हो गया और वहां आती है शिया इस्लामिक रजीम। अयातुल्ला खोमैनी बनते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर और वो ऐलान करते हैं कि अमेरिका एक महान शैतान देश है। अब ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद से लेकर अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के खिलाफ हो गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील ठप पड़ी हुई है। वेस्टर्न कंपनीज ने ईरान में अपने जो प्लांट लगाए थे उनको रोक दिया गया। जो टेक्निकल सपोर्ट था उसे वापस ले लिया गया। कई ईरानियन परमाणु वैज्ञानिक या तो देश छोड़कर चले गए या फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। रही सही कसर जो थी वो ईरान और इराक के युद्ध ने पूरी कर दी, जो कि 1980 से 1988 तक चला। इस युद्ध में इराक ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई हवाई हमले किए। इससे इनका ये पावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। हालांकि इस युद्ध के बाद ही ईरान को भी रियलाइज़ हुआ कि अपने डिफेंस को मजबूत करना ज़रूरी है और इराक जैसे बाहरी खतरों से निपटने के लिए सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर होना ही ज़रूरी है। और सेल्फ रिलायंस का एक बहुत बड़ा मतलब होता है दोस्तों परमाणु बम बनाना। अब यहाँ पर एक बात समझिए, परमाणु बम बनाने का मतलब है कि आप पर हमला करने से पहले कोई भी देश 10 बार सोचेगा। ध्यान देंगे तो भारत ने भी तभी अपना परमाणु बम बनाया जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया। तमाम दिक्कतों और सैंक्शंस का सामना भारत को भी करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा आसान थी ये चीज़ें। न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भारत पर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे और वही उस टाइम पर ईरान के साथ भी हो रहा था। खैर, युद्ध के बाद ईरान को लगा कि उसे अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को और तेजी से और सीक्रेसी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वेस्टर्न देश जाहिर सी बात है उसे सपोर्ट कर नहीं रहे थे, इसलिए उसने ब्लैक मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोजेक्ट को जिंदा रखा। इस दौरान पाकिस्तान के जो परमाणु वैज्ञानिक थे, इन पर मैंने वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की लीडरशिप वाले एक इल्लीगल नेटवर्क से ईरान को मदद मिली, ऐसी खबरें कही जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि इस नेटवर्क ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और दूसरी परमाणु तकनीकें। अब ये वही टाइम था जब ईरान ध्यान लगा रहा था न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की कैपेबिलिटी को डेवलप करने में, जिसमें कि शामिल थे यूरेनियम को निकालना, फिर उसे एनरिच करना वगैरह वगैरह। ईरान ने इस काम के लिए अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी बनानी शुरू की। इसमें से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी नतांज नाम के शहर में थी, जो कि अंडरग्राउंड थी। हालांकि ईरान की किस्मत खराब थी, क्योंकि साल 2002 में NCRI नाम के ग्रुप ने ईरान के सीक्रेट को ब्रेक कर दिया।
दरअसल ये हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर और सरकार द्वारा इस ग्रुप को ईरान से निर्वासित कर दिया गया, यानी देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद इस ग्रुप ने ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स और खास तौर पर अराक में एक भारी पानी रिएक्टर के बारे में दुनिया भर को जानकारी दी। ये बात सुनकर पूरी दुनिया शॉक्ड थी, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि ईरान इस हद तक जा चुका है। इसके बाद IAEA ने इन साइट्स को टेस्ट किया और पाया कि ईरान ने कई न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं दी थी, और ये बात उनके NPT के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ थी। यहीं से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काले बादल छाने शुरू हो गए। इस खुलासे के बाद ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए गए। इन सभी सैंक्शंस में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग के सेक्टर में और दूसरे कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया। इससे हुआ यह कि ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने इन सभी सैंक्शन से अलग दूसरे कई सैंक्शंस लगाए। फिर यहीं से ईरान और इजराइल के बीच भी एक नई टेंशन खड़ी हो गई। असल में जब ये बात सामने आई तो इजराइल ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर ईरान कल को न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो ये मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल देगा और इजराइल की जो सेफ्टी है उसको लेकर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। दावा किया जाता है कि इसी बात को बेस बनाकर इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करवाई और जो ईरानियन न्यूक्लियर ठिकाने थे उन पर साइबर हमले करवाए। इसी में स्टक्सनेट वायरस हमले भी किए गए थे। इनका मकसद साफ था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्लो कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इन सारी दिक्कतों के बीच साल 2015 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस साल ईरान P5+1 देशों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया। इन 5 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना और जर्मनी शामिल थे। इस समझौते का मकसद ये था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना लिमिट कर दे कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बना ही न सके। इस डील के तहत ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% प्यूरिटी तक ही लिमिट रखना था, जो कि बिजली बनाने के लिए ही काफ़ी है। लेकिन हथियार बनाने के लिए ये चीज़ बहुत कम है। हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा ईरान को अपने एनरिच यूरेनियम के स्टॉक्स को एक लिमिट तक ही रखना था। इस डील में यह शर्त भी रखी गई कि ईरान एडवांस सेंट्रीफ्यूज और उनके अलग अलग टाइप्स को भी लिमिट करेगा और इसके साथ ही अराक हेवी वाटर रिएक्टर को इस तरह से बदला जाएगा कि वो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को प्रोड्यूस ना कर सके। इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के सभी परमाणु स्थलों पर कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त निरीक्षण की अनुमति दी जाए, ताकि ये क्लियर हो सके कि ईरान कहीं सीक्रेट रूप से परमाणु हथियारों को तो नहीं बना रहा है। इसके बदले में ईरान पर जितने भी इकोनॉमिक बैन लगे थे, सैंक्शंस लगे थे, जिससे कि उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो हटा लिए गए और इस डील को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी सक्सेस माना गया। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। साल 2018 में सब कुछ बदल गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को सिंगल हैंडेडली बाहर निकाल लिया। ट्रंप का मानना था कि ये डील बहुत कमज़ोर है और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या उसकी रीजनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए और मैक्सिमम प्रेशर नीति इसको कहा गया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े कड़े सैंक्शंस लगा दिए, जिसे मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी कहा गया। इसके जवाब में ईरान ने भी JCPOA जो 2015 में उन्होंने साइन किया था, उसकी शर्तों को वायलेट करना शुरू कर दिया। उसने एक कदम आगे जाकर यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया और इसको तोड़कर 60% तक पहुंचा दिया। अब ये जो लिमिट है, ये हथियार बनाने के 90% के लेवल के बहुत करीब है। इसी वजह से कई सारे देश डर भी गए। इसके अलावा ईरान ने काफ़ी एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए और IAEA के कुछ मॉनिटरिंग और सर्विलांस इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा के लिए हटा दिया। अब आज इसी वजह से हालत ये है कि ईरान और अमेरिका में अभी इसी के लिए डील भी होनी थी थोड़े दिन पहले। इस डील से ईरान फिर कमज़ोर पड़ता, इसीलिए ईरान ने डील साइन की नहीं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप आज भी ईरान को इजराइल द्वारा किए हमलों का जिम्मेदार बताते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें नतांज और इस्फहान जैसे कई सेंटर शामिल हैं। यही वजह है कि यह टेंशन बहुत बड़े लेवल पर एस्केलेट हो गई है। इजराइल के लिए ईरान का जो न्यूक्लियर हथियार बनाना है वो एक सीधा अस्तित्व का खतरा है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह से पीसफुल है और NPT के तहत उसको ये अधिकार मिला हुआ है। रशिया, चाइना और यूरोपियन देश आज भी
डिप्लोमेसी के रास्ते इसका समाधान चाहते हैं, लेकिन ईरान और वेस्टर्न देशों के बीच कंटिन्यूसली इस चीज़ को लेकर जो है टेंशन बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों लास्ट में यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की दखल क्यों है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश दावा ये करते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन या नॉन प्रोलिफिकेशन का सपोर्ट करते हैं और उनका मकसद ये है कि वो दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर असलियत आप देखो, ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये देश खुद परमाणु हथियार रखते हैं और जब कोई दूसरा देश, खासकर वेस्ट के प्रभाव से बाहर का देश, इसी डायरेक्शन में जब आगे बढ़ता है तो उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री से लेकर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाता है। इस दोहरे रवैये को ही कई लोग ग्लोबल गुंडागर्दी कहते हैं। यहाँ पर ताकतवर देश नियम बनाते हैं लेकिन खुद उन पर अपने ऊपर लागू नहीं करते। अब आप इजराइल का एग्जाम्पल ले लो। आज तक इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ज़्यादातर देश ये मानते हैं कि उसके पास 80 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो ना तो एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का मेंबर है, ना किसी तरह की इंटरनेशनल सर्विलांस को मानता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ ईरान को देखो तो ईरान ने एनपीटी पर साइन किया है, लंबे टाइम से वो IAEA की निगरानी में रहा है। अगर वो अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो उस पर बैन लगा दिए जाते हैं और हमला करने की धमकी दी जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ किसी के लिए भी इक्वल नहीं है। जो अमेरिका और उसके सपोर्टर्स के साथ है उन्हें पूरी पूरी छूट मिली हुई है, जो उनके साथ नहीं है उन्हें पनिशमेंट मिलती है। अगर यकीन नहीं होता तो आप अपने देश के साथ जो हुआ है, भारत के साथ जो हुआ है, उसे याद कर लीजिए। 1974 और 1998 इन दोनों सालों में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर अमेरिका और इसकी तरह के कई और देशों ने सैंक्शंस लगा दिए थे, जबकि इससे पहले चाइना को पहले ही परमाणु हथियार रखने की इजाज़त मिल गई थी और पाकिस्तान ने भी बीच में चुपचाप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। लेकिन जब भारत ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए कदम उठाए तो उसे परमाणु खतरा बताया गया। आज जब टाइम बदल गया है, अमेरिका और भारत जो है उन दोनों के बीच में थोड़े क्लोज रिलेशन है, पहले से काफ़ी बेहतर रिलेशन है, तो अमेरिका ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से भारत के साथ न्यूक्लियर डील कर ली। यानी जब भारत उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया तब रूल्स भी बदल दिए गए। इससे एक बात साफ है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है एक कहावत से, और कहावत क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जो देश अमेरिका के साथ खड़ा होगा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो देश अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होगा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खराब है और वो देश पर बस हमला करने के लिए ही ये प्रोग्राम कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का परमाणु हथियार बनाना इसलिए खतरा है क्योंकि इससे उनकी मिडिल ईस्ट पर पकड़ कमजोर हो जाएगी, खास तौर पर इजराइल के लिए जो खुद मिडिल ईस्ट में अकेली न्यूक्लियर पावर है। इजराइल नहीं चाहता है कि वो कम से कम मिडिल ईस्ट में कोई और देश उसके बराबर ताकतवर बने। ऐसे में ग्लोबल गुंडागर्दी की जो कहावत है वो एक कड़वी हकीकत लगती है। अब आप बताओ, इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या इजराइल जो ईरान का विरोध कर रहा है वो सही है या फिर ये विरोध गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।